स्वागत है आप सभी बच्चों का आपके अपने YouTube चैनल फ्री स्टडी पर। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू जो अपना BA प्रोग्राम में AECC यानी कि इसके एबिलिटी इन्हेंसमेंट के कोर्स में जिनके पास इन्वायरमेंट स्टडी का सिलेबस है, हम ये वीडियो खास उनके लिए लेकर के आए हैं। तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये जो है इसमें हम बात करेंगे यूनिट 1 का। जो यूनिट 1 है उसके पार्ट सेकंड है। यूनिट 1 पर ये पार्ट सेकंड है, इससे पहले पार्ट 1 बना हुआ है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो फटाफट वो जा करके देख लो, कि जब तक वो नहीं देखोगे ना बच्चों, थोड़ा सा समझने में दिक्कत आएगी। तो आप जा करके वहाँ से वो देख सकते हो, ठीक है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये आपका यूनिट 1 पर पार्ट सेकंड है, मैं दोबारा बता रही हूँ। इसमें देखिए पार्ट 1 में हमने थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं पार्ट 1 का। पार्ट 1 में हमने क्या पढ़ा था? पार्ट 1 में हमने ये देखा था कि इन्वायरमेंट स्टडी क्या है, और इन्वायरमेंट जो है वो कौन से शब्द से निकला हुआ है, कैसे इसकी उत्पत्ति हुई। और हमने ये भी देखा कि पर्यावरण अध्ययन के घटक कितने हैं, 3 घटक हमने देखे। फिर उसके बाद हमने पर्यावरण के 5 घटक भी पढ़े थे, जिसमें से हमने पहला घटक यानी कि वायुमंडल समाप्त कर लिया था। इसमें हम बात करेंगे जलमंडल की। तो जलमंडल में देखिए क्या है। जलमंडल में है स्थल, जलमंडल, वायुमंडल, सभी जगह जल पाया जाता है। बिल्कुल, स्थल मतलब होता है ज़मीन, यानी कि ज़मीन पर जल में भी और वायु में भी जल पाया जाता है। अब कहोगे वायु में कैसे? तो भाई जो वर्षा वगैरह आती है वो वहीं से बादल से होती है, तो इसीलिए इसको वायुमंडल बोल दिया गया। जल में भी, यहाँ तक कि हमारे शरीर की जो संरचना है उसमें भी 70% भाग जो है जल से ही है। जल में ही, हमारी बॉडी में भी। पृथ्वी पर पाए जाने वाले समस्त जल में लगभग 97% जो पानी है वो है समुद्री जल का, जो कि बहुत ज़्यादा खारा है। बर्फ़ और ग्लेशियर से भी, जो महाद्वीप वगैरह से भी जो पानी निकलते हैं, उसका भी लगभग जल 2% इसे पाया जाता है। भूजल का कुल जल जो है 0.63% है, और पृथ्वी का जो जल का क्षेत्र है वो है सिर्फ 71%, 71%। तो देख रहे हो जल का आंकड़ा किस तरीके से यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद ये भी कह रहा है कि पृथ्वी पर जल की जो प्रचुरता है, इसी के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। यानी कि 71% पानी है पूरी पृथ्वी पर। वो बात अलग है कि पीने लायक पानी नहीं है। ये पीने लायक तो बस मुश्किल से 0.3% ही है, मतलब 3% के आसपास का है। तो ये है, तो 71% जो पूरी पृथ्वी पर पानी है, इसी के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। जल के कारण ही पृथ्वी पर जो है जीवन संभव भी है, ऐसा भी बोला जाता है। महासागर जलमंडल के मुख्य भाग है। महासागर जो है वो महासागर जलमंडल का मुख्य भाग है। महासागर के अंदर कई सारे महासागर आते हैं। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर और आर्टिक महासागर। ये याद रखना, एग्जाम ये है कि क्वेश्चन लिखने में थोड़ा सा आसानी रहेगा। ये दूसरा भी हमने परत पढ़ ली, दूसरा भी स्तर पढ़ लिया। अब हम तीसरा पढ़ेंगे जलमंडल। वायुमंडल पढ़ लिया, जलमंडल भी पढ़ लिया। अब हम जल चक्र पढ़ेंगे। जल चक्र क्या होता है? तो देखो जल चक्र आपने पहले ही पढ़ा होगा, बस थोड़ा सा ये है कि और अच्छे से पढ़ना है। सूर्य के ताप के कारण जल वाष्पित हो जाता है। वाष्प मतलब वेपराइज हो जाता है, उड़ जाता है। देखा होगा ना आप लोगों ने। हम गर्मी वगैरह में कपड़े सुखाते हैं, तो उन कपड़ों का जो पानी है वो वाष्प बन जाता है। सूरज की धूप के कारण वाष्प बन के उड़ जाता है, और पानी ऊपर वेपर बन के बादलों में चला जाता है ना। आपने कहानी वगैरह भी सुनी होगी कि पानी जो होती है वो बादल लेके चले जाते हैं, ऐसा कुछ। बचपन में हम कहानियाँ बहुत सुनते थे ना, इसीलिए। जल वाष्पित हो जाता है। ठंडा होने पर जलवाष्प संघनित हो जाता है। संघनित होकर बादलों का रूप ले लेता है। यहाँ से यह वर्षा जो है हिम तथा सहिम दृष्टि के रूप में धरती पर गिरती है और समुद्रों पर नीचे गिरती है, जिससे जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागरों, वायुमंडलों और धरती के बीच का ये चक्कर चलता रहता है, जिसको जल चक्र कहते हैं। समझ गए इस चीज़ को? अब देखो थोड़ा डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं क्या बोल रहा है। ये धरती है, ये पानी है, मान लो समुद्र है, महासागर जो भी बोलो, ठीक। यहाँ पे पानी है, धूप पड़ेगी, धूप की रोशनी इसके ऊपर पड़ेगी, धूप की रोशनी जल के ऊपर पड़ी। इसका जो पानी है ये स्टीम बन के, भाप बन के ऊपर उड़ जाएगा। भाप बन के ऊपर उड़ेगा, फिर ये बनेगा क्राउड यानी कि बादल। बादल बनेगा, जब पानी ज़्यादा भर जाएगा तो बादल कभी ना कभी तो संघनित होगा ना, कभी ना कभी तो पिघलेगा। तो पिघलते टाइम पर वो बारिश के रूप में यानी कि पानी के रूप में वापस धरती पर, फिर वापस वो कहीं एक जगह इकट्ठा होगा। फिर इकट्ठा होने के बाद फिर से वो किसी तालाब वगैरह में जाएगा, वहाँ पर सूरज की रोशनी पड़ेगी, सूरज की रोशनी पड़ेगी, वेपर बन के ऊपर जाएगा, फिर दोबारा बादल बनेगा, फिर दोबारा बारिश पड़ के नीचे आ जाएगी। तो देख रहे हो इस तरीके से चक्र जो है चलता रहता है। क्लियर हो गया? यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। अब हम इसका चौथा परत पढ़ेंगे वायु पर्यावरण का, वो है स्थल मंडल। स्थल मंडल यानी कि भूमि मंडल, ठीक। स्थल मतलब भूमि।
पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को हम स्थलमंडल कहते हैं और हम रहते कहाँ हैं? स्थलमंडल में ही रहते हैं। इस परत की मोटाई लगभग 30 से 40 किलोमीटर तक की होती है। पृथ्वी की परत पर महाद्वीप तथा महासागर स्थित है और पृथ्वी की सबसे भीतरी परत को क्रोड का तापमान जो कि 5 से 6,000 डिग्री केल्विन तक होती है। ठीक है ना, ये क्लियर हो गया। अब देखो एक चीज़ और समझो, जहाँ ये जो मान लीजिए पृथ्वी है ना, ये पृथ्वी है, हम पृथ्वी के ऊपर ही रहते हैं, तो इसके जो अंदर के जो भाग है ना, इनको हम पढ़ेंगे, इसके अंदर के भाग की गर्मी को पढ़ेंगे। देखो ज़मीन के अंदर ना जो हम पढ़े, वैज्ञानिकों के हिसाब से इसको 4 भागों में बांटा गया है, भूपट्टी, मेंटल, क्रोड और अंतरिक्ष कोड, बिल्कुल बीच वाला पॉइंट। अब देखो भूपट्टी क्या होती है ये देखते हैं हम। पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को भूपट्टी कहते हैं, जहाँ पे हम रहते हैं, यही भूपट्टी है, ज़मीन। ये सबसे पतली परत होती है। महाद्वीपीय सतह में 35 किलोमीटर एवं समुद्री सतह में 5 किलोमीटर तक होती है। यानी कि समुद्र जो है ना, अगर हम समुद्र को मापें तो 5 किलोमीटर तक समुद्र के 5 किलोमीटर तक ही भूपट्टी पानी जाएगी, उसके बाद दूसरा जो है स्तर शुरू हो जाएगा। महासागर की परपट्टी प्रमुखतः सिल्की और मैग्नीशियम की बनी होती है, सिर्फ इतना याद रखना, सिल्क और मैग्नीशियम की बनी होती है। अब उसका दूसरा भाग कौन सा है? मेंटल। भूपट्टी के ठीक नीचे आता है मेंटल, जो लगभग 29 किलोमीटर की गहराई तक फैला है। इसकी सबसे आंतरिक जो परत होती है वो होती है क्रोड। यानी कि पहला कौन सा है? पहला भाग कौन सा है? भूपट्टी। पहला भाग भूपट्टी, याद रखना इसको, पहला भाग भूपट्टी जहाँ पर हम रहते हैं, ठीक। उसके बाद आता है मेंटल, मेंटल याद रखना, भूपट्टी का दूसरा भाग है। मेंटल के बाद आता है क्रोड, ठीक है ना। क्रोड वो बहुत गर्म होता है, अब आगे भी देखेंगे क्या होता है। लगभग 29 किलोमीटर तक की गहराई पर होता है ये। भूपट्टी के नीचे से बात हो रही है। इसकी सबसे आंतरिक परत जो होती है वो क्रोड से होती है, जिसकी त्रिज्या मानी जाती है 35 किलोमीटर तक की। 35 रेडियस इसका 35 किलोमीटर तक का माना जाता है। ये पृथ्वी को ये आधा करके बोल रही है, ये पृथ्वी तो इसको पृथ्वी का आधा करके बोल रहा है। यह मुख्यतः निकल और लोहे की बनी होती है, जिसे नीफे कहते हैं, ठीक। निकल और लोहे की बनी होती है क्रोड। उसके बाद तीसरा भाग कौन सा है? क्रोड का है। क्रोड पृथ्वी की सबसे भीतरी परत क्रोड कहलाती है। क्या होती है? पृथ्वी की सबसे आंतरिक जो परत होती है ना, पृथ्वी की ज़मीन की सबसे आंतरिक परत, ये वही बोला गया है, पृथ्वी की। क्रोड का व्यास जो होता है, व्यास बोला है 7,000 किलोमीटर, जिसका रेडियस अगर हम बोले तो 3500 के आसपास होता है ना, तो किलोमीटर है। इसकी भीतरी क्रोड और बाहरी क्रोड को विभाजित किया गया है। ऐसा माना जाता है क्रोड भी जो है वो लोहे और निकल के ही मिश्र धातु से बना है। क्रोड बाहरी परत द्रव्य अवस्था में है और आंतरिक परत जो है वो ठोस में है। बाहर का जो है लिक्विड में है और अंदर का जो है ठोस में। अभी मैं एक डायग्राम दिखाऊंगी, उसमें आप आराम समझ जाओगे। क्रोड का लगभग 10% सतह जो है वो सल्फर और ऑक्सीजन से बना होता है, क्योंकि ब्रह्मांड में यह तत्व प्रचुरता में पाया जाता है, तो पिघले हुए लोहे में आसानी से घुल भी जाता है। किसकी बात हो रही है? क्रोड की बात हो रही है। यानी कि जो पृथ्वी है ना, पृथ्वी के बिल्कुल आंतरिक, बिल्कुल अंदर की बात हो रही है, जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है। और एक अंतिम जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था जैव मंडल। यानी कि हमने पर्यावरण में कितने घटक पढ़े थे? जैव, भू, पहले पढ़ा था वायुमंडल, जलमंडल, फिर जैव मंडल, और उसके अलावा हमने वो भी पढ़े थे। तो वो अंतिम जो है ये वाला है जैव मंडल। तो हम जैव मंडल देखते क्या होता है। जैव मंडल जहाँ सभी जीव जंतु रहते हैं, नाम से क्लियर है, इसके अंदर सब आते हैं। स्थल मंडल, जलमंडल, वायुमंडल, वह क्षेत्र जहाँ जीवन पाया जाता है उसको जैव मंडल कहते हैं। ये सब मिल करके जैव मंडल बनाते हैं, जल, स्थल, वायु सब मिलके। अधिकांश जीव ज़मीन पर और ज़मीन से कुछ किलोमीटर ऊपर या नीचे में भी रहते हैं। देखोगे ना, कुछ जीव हम ज़मीन में रहते हैं, जैसे सांप वगैरह हो गए, बिच्छू वगैरह हो गए, और कुछ ज़मीन के ऊपर रहते हैं, जैसे बिल्ली, चूहे, शेर वगैरह। भूमध्य रेखा और उसके आसपास सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, यानी कि बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। बायोडाइवर्सिटी का आपका सेपरेट टॉपिक है, जहाँ पर से आपको ये पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। सागरों में भी अधिकांश जीव रहते हैं, जो कि 200 किलोमीटर तक की गहराई में भी पाए जाते हैं। जीव का मतलब अलग अलग प्रजाति की मछलियाँ। तो बच्चों ये था आपका यूनिट नंबर 1। होप्स आपको यूनिट नंबर 1 समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। यूनिट 1 को हमने 2 पार्ट में बनाया था, पार्ट 1 और पार्ट 2, दोनों ही पार्ट कंप्लीट हो गए हैं। होप्स आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। अगर आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, वहाँ से वो ज्वाइन कर सकते हो आप। आपको इस चैप्टर के रिटन नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ताकि मिलने वाली सभी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँचे। और हम सभी यूनिट के महत्वपूर्ण प्रश्न भी लाएंगे, तो वो भी आप जाकर के हमारे चैनल से चेक कर सकते हैं। तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में। थैंक्स टू बीइंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।